हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है लिबरल्स कौन थे? क्या आपको पता है कि यूरोप में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन से पहले इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो गया था? क्या आपको पता है लिबरल्स की डिमांड्स क्या थी? आज हम हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में यही सब डिस्कस करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो आपको पता है कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अंडर इफ़ वी टॉक अबाउट, क्या आपको पता है कि 18th सेंचुरी यूरोप में नेशन स्टेट्स नहीं थे। जैसे आज जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड दिखते हैं, तब ये सब जगहें किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में डिवाइडेड थी, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड थी। और इनके अंदर जो लोग रहते थे वो भी बहुत अलग अलग तरह के थे। उनके कल्चर बिल्कुल फ़र्क थे, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। तो हमें पता है ना कि इस वाले चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि ये नेशन स्टेट्स फॉर्म करना चाहते थे ये नेशनलिस्ट। लेकिन अगर हम इन सारे अगर डाइवर्स लोगों की बात करें तो हम कह रहे हैं कि इन सब में फिर कॉमन क्या था? कुछ भी कॉमन नहीं था, सिर्फ एक बात को छोड़कर, देयर एलिजियंस टू देयर एम्परर। जितने भी अलग अलग तरह के लोग एक देश में रहते थे, सिर्फ इनमें एक बात कॉमन थी कि ये लॉयल थे अपने राजाओं के लिए, बस। अगर हम उस समय की बात करें तो ये यूरोप के मैप में अगर हम एग्जाम्पल लें हब्सबर्ग एम्पायर का, ये जो हब्सबर्ग एम्पायर है ये ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करती थी। और ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करने के बाद इसकी जो एक रीजन थी, जैसे जो एल्पाइन रीजन थी, उसमें कौन कौन से एरियाज आते थे? दैट इज़ टायरोल, ऑस्ट्रिया, स्टूडेंटलैंड एंड बोहेमिया। तो इन सब एरियाज़ में क्या लैंग्वेज बोली जाती थी? जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी। इसी तरह अगर हम बात करें लोम्बार्डी और वेनेशिया की, यहाँ पर इटालियन बोली जाती थी। इसी तरह अगर हम हंगरी की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग, आधे से ज़्यादा लोग मग्यार और इसके अलावा बहुत सारी रीजनल डायलेक्ट्स भी बोलते थे। इसके अलावा अगर हम गैलिसिया की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर लोग बाग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। तो एक हब्सबर्ग एम्पायर है, देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये यही चाहते थे कि एक देश में एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग रहें, उनको हम और उन क्या फॉर्म करें, वो नेशन स्टेट्स फॉर्म करें। तो उसके रेफरेंस में दे हैव सेड कि अगर हम सोसाइटी की बात करें, पूरे यूरोप की सोसाइटी की बात करें, तो बेसिकली वहाँ पे दो तरह के लोग थे। एक तो एरिस्टोक्रेसी थी, इसमें जो फर्स्ट टू स्टेट्स थे, लाइक जो लोग चर्चिस को बिलोंग करते थे, जो नोबल्स थे, ये लोग अमीर थे, प्रिविलेज थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पीजेंट्स थे। लेकिन अगर हम बात करें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो क्या थे? पीजेंट्स थे। जो रिच लोग थे वो बहुत कम थे। तो अगर हम डिफरेंसेस करें, आपको इनके दोनों के बीच के डिफरेंसेस आने चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एरिस्टोक्रेसी एंड द पीजेंट्री ओवर देयर। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट वर्ड का मतलब पता है ना, जो हाई पोजीशंस में बिकॉज ऑफ बर्थ है, ना कि अपनी काबिलियत के बेसिस पे, ना कि अपनी मेरिट के बेसिस पे, क्योंकि वो उन फैमिलीज़ में बॉर्न हुए। तो अगर हम पूरे यूरोप की बात करते हैं तो बेटा वहाँ पे सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कौन डोमिनेट कर रहे थे? ये एरिस्टोक्रेट्स ही डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, द सोसाइटी वॉज डोमिनेटेड बाय देम। एंड क्यों? ज़्यादातर क्यों होता है? बिकॉज दे वर रिच। ऑन द अदर हैंड जो पीजेंट्स थे वो क्या थे? पुअर थे, वो गरीब थे। जबकि अगर हम कहें न्यूमेरिकली, जो ये एरिस्टोक्रेट्स थे, दे वर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब टोटल पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा हिस्सा। ज़्यादातर लोग वहाँ पे कौन थे? पीजेंट्स थे। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज पीजेंट्स। अब हम कह रहे हैं कि वो रिच थे। तो क्यों हम कह रहे हैं कि वो रिच थे? क्योंकि हम कह रहे हैं कि उनके पास कंट्री साइड्स में क्या थे? बहुत बड़े बड़े स्टेट्स थे, एरियाज थे। इसके अलावा उनके पास शहरों में टाउन हाउसेस थे, बहुत बड़े बड़े घर और बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम पीजेंट्स की बात करते तो बेचारे, अगर हम देवर या तो टेनेंट्स या फिर स्मॉल ओनर्स या फिर देवर सर्व्स। ये अलग अलग बात है बेटा यूरोप की। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल यूरोप, और ये ईस्टर्न, और ये है आपका वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप पहले से ही डेवलप था।
सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप थोड़े से बैकवर्ड एरियाज थे, तो यहाँ पे जो पीजेंट्स थे ज़्यादातर सर्व्स थे, और जो वेस्टर्न यूरोप है क्योंकि वो डेवलप था तो वहाँ पे पीजेंट्स या तो टेनेंट्स थे या फिर स्मॉल ओनर्स थे। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। ये डिफरेंसेस हैं एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स के बीच में। इसके अलावा जो एरिस्टोक्रेट्स थे ना, वो अपने आप को अलग थलग दिखाने के लिए, भाई हम तो बहुत ही महान है, तो इस वजह से वो क्या बोलते थे, एक तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, उसको वो क्या मानते थे, एक बहुत ही सुपीरियर सी लैंग्वेज मानते थे। और इसके अलावा वो आपस में ही शादियां करते थे एक दूसरे की फैमिलीज़ में, तो उनके अंदर ये एक बॉन्ड था कि वो मैरिजेस की वजह से भी एक दूसरे से क्या थे, कनेक्टेड थे। ठीक है, अब ये एरिस्टोक्रेट्स अमीर और पीजेंट्स गरीब। फिर ये न्यू मिडिल क्लास कहाँ से आई, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे। मैं तुम्हें बता रही थी कि हु वर लिबरल्स, मैंने पूछा था आपसे कि लिबरल्स कौन थे। तो जो लिबरल्स थे ना बेटा, ये आए आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, और ये वाला आपके पास एमसीक्यू, जब एक बार टर्म 1 टर्म 2 था ना, उसमें सिर्फ आपके पास एमसीक्यूज आए थे एक टर्म में, फर्स्ट टर्म में, तो उसमें आपके पास ये एमसीक्यू आया था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी, दैट वाज इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, हम कह रहे हैं अमीर लोग तो नोबल्स हैं या फिर चर्चेस को बिलोंग करते हैं, गरीब लोग किसान हैं। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्री सेटअप होने लगी ऑन अ लार्ज स्केल, वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके बाद सबसे पहले कहाँ हुई, इंग्लैंड में, और उसके बाद कहाँ हुई, ये फ्रांस और जर्मनी में हुई ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ठीक है, तो अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो एक नया मिडिल ग्रुप इमर्ज हुआ, ठीक है, एक न्यू मिडिल ग्रुप इमर्ज हुआ, इसी को ही एजुकेटेड मिडिल ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, लिबरल्स कहते हैं। समझ में आ गया, लिबरल्स कौन है, ये न्यू सोशल ग्रुप है विच केम इनटू बीइंग आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बेचारे जो गरीब लोग थे उन्होंने इन फैक्ट्रीज में काम करा होगा, पैसा कमाया होगा, तो ये वर्किंग पॉपुलेशन थी। तो ये ना तो बहुत अमीर थे और ना ही बहुत गरीब थे, और इनमें कौन कौन आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स आ गए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि जो ये लिबरल्स थे ना, अब इनके पास थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ी ताकत आ गई, पढ़े लिखे तो थे ही, तो इन्होंने कहा ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं इन्हें क्यों प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ मिल रहे हैं। तो इन्होंने ये बात उठाई कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होने चाहिए, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से कनेक्टेड थे। ये चाहते थे सामान दूर दूर तक भी पहुँचे, वो बेचने जाएं दूर दूर तक। इस वजह से ये इकोनॉमिक स्फेयर में भी चाह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ द मार्केट्स होनी चाहिए, अपने लिए भी फ्रीडम्स चाह रहे थे। तो यही सब डिमांड्स थी इन लिबरल्स की। समझ में आ गया ना, लिबरल्स कौन थे, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, वर्किंग पॉपुलेशन थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सबसे पहले यूरोप में हुई थी, तो ये लिबरल्स थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म, और इन लिबरल्स की डिमांड्स क्या थी। तो अगर हम बेटा, ये वाली लाइन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में एज इट इज़ आती है, और आपको जो मैं इसके आगे बताऊंगी वो ही पॉइंट्स इसके आंसर में आते हैं। दैट इज आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। क्या मतलब कि जो अगर हम कहें जो ये नेशनल यूनिटी की बात कर रहे थे ना अर्ली 19th सेंचुरी में, ये बहुत क्लोजली कनेक्टेड है लिबरलिज्म से। तो अब हम कहें कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लिबरलिज्म। लिबरलिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री, उससे डिराइव हुआ है। अगर आपके पास लिबरलिज्म से रिलेटेड कोई आंसर आता है तो उसमें ये लाइन एक्स्ट्रा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं लिबरलिज्म का मतलब न्यू मिडिल क्लास के लिए क्या था, ये जो नई एजुकेटेड वर्किंग मिडिल क्लास थी इसके लिए इंडिविजुअली लिबरलिज्म का क्या मतलब था, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। फर्स्ट पॉइंट कि हर कोई फ्री होना चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए सबको, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन मिलना चाहिए,
एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, ये इंडिविजुअल्स के लिए मतलब था। ये जो न्यू मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था कि हर कोई फ्री और इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या उस वक्त इक्वालिटी बिफोर लॉ थी? नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त भले ही डेमोक्रेटिक जब गवर्नमेंट थी तो थोड़े टाइम के लिए था, लेकिन जो राजा होते थे ना, वो लोगों को इक्वालिटी बिफोर लॉ बिल्कुल भी नहीं देते थे। वो देश को अपने हिसाब से चलाते थे, वही कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो वो कभी जो उनका मन करता था उस तरह से लोगों को पनिश करते थे या फिर छोड़ देते थे। तो वो चाहते थे कि कानून की नज़रों में सब बराबर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि राजा कभी जिसको मन करे उसको फेवर करे, जिसको मन करे उसको पनिश करे। तो इसीलिए लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंटली इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए थी उस समय में। अगर अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्फेयर में, जो लिबरल्स थे पॉलिटिकल स्फेयर में उनकी क्या डिमांड्स थी, तो पॉलिटिकली दे वांटेड कि देयर शुड बी अ गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल। द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। क्या आजकल गवर्नमेंट बाय कंसेंट है? क्या इंडिया में गवर्नमेंट बाय कंसेंट है? हाँ, लोगों की रजामंदी से चुनी हुई सरकार है, हेरिडेटरी रूल्स नहीं है। तो दे एम्फसाइज्ड ऑन दिस ओनली द लिबरल्स। सेकेंडली, क्योंकि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद देख चुके थे कि जो जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हैं, मतलब जो नोबल्स हैं, इसके अलावा जो क्लर्जी है, क्लर्जी मतलब जो चर्चिज़ को बिलोंग करते हैं, जो प्रीस्ट वगैरह हैं, उनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं। उन्होंने कहा ये प्रिविलेजेस को ख़त्म होना चाहिए। एंड वी वॉन्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, देश संविधान के हिसाब से चले। एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। लोग चुनेंगे सरकार को और वो वोट देंगे अपने। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दे वांटेड। इसके अलावा दे वांटेड कि एवरीवन शुड हैव राइट टू प्रॉपर्टी, जो नेपोलियन ने भी दिया था। इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब है प्राइवेट प्रॉपर्टी एक ऐसा हक होना चाहिए जिसे कोई वॉयलेट ना कर सके। हर के पास राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसके अलावा जो मेन और वुमेन थे, वुमेन स्पेशली जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, उनको क्या चाहिए था? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे, क्योंकि उनको राइट टू वोट, सुफ्रेज राइट टू वोट नहीं मिल रहा था, सिर्फ प्रॉपर्टीड के पास था। जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन और वुमेन थे वो तो पैसिव सिटीजन्स थे, तो उनको पॉलिटिकल राइट्स भी चाहिए थे। तो पॉलिटिकल स्फेयर में ये सारी डिमांड्स थी ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्फेयर की। अब इकोनॉमिक स्फेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लिबरल्स। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आए थे। देखो, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप कर सकती हैं? कैसे? जब आपके पास आप अपना सामान दूर दूर तक भेजो, आप वहाँ भेजकर उसे बेचो, तो उसी से आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आप अपना सामान अपने देश से दूसरे देशों में भेज रहे हो और हर जगह आपको बहुत हाई टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो क्या आपकी इंडस्ट्रीज डेवलप कर पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। और तब राजा वाले सिस्टम में ऐसा ही था। तो इसीलिए जो ये लिबरल्स थे, दे वांटेड फ्रीडम ऑफ द मार्केट। दे वांटेड कि जो मार्केट्स हैं वो फ्री होनी चाहिए, जिसका जो मन करे जिस देश में बेचे सामान बेचे। इसके अलावा द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ये दो पॉइंट्स हैं बेटा आपके। फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ द मार्केट एंड सेकेंड इज अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अगर सामान और पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो इसके ऊपर जो वहाँ पे राजा थे उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। तो उन्होंने उन रिस्ट्रिक्शंस को कहा था कि इन्हें ख़त्म करो, अबॉलिश करो। तो ये जो लिबरल्स है ये इकोनॉमिक स्फेयर में चाहते थे। अब इसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे जो नेपोलियन है ना, उसने एक कॉन्फेडरेशन फॉर्म करी थी 39 स्टेट्स की। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ा था। तो इसमें हर जो कॉन्फेडरेशन का जो स्टेट था उसकी अपनी करेंसी, वेट और मेजर्स थे हर एक में। अब देखो, ये बिजनेस के लिए अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली बुरा है। देखो, अगर एक कोई मर्चेंट है, वो 1833 में ये हैम्बर्ग से नरेमबर्ग तक आता था, तो इसमें उसे 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता था और हर कस्टम बैरियर पे उसे 5% टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, और नापने तोलने का तरीका भी फ़र्क है।
समझ में आया? तो हर जगह ये कितना टाइम वेस्ट होगा उस इंडस्ट्रीज का, उस सामान बेचने वाले का। तो क्या ये ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा था? क्या ये बिजनेस के लिए अच्छा था, प्रोफेशनल्स के लिए? बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से अगर हम वो कहें तो वो ये चाहते थे ये सब खत्म हो जाए। इसमें बताया कि जो कपड़ा उस वक्त जो क्लॉथ है ना, उसको मेजर करने का तरीका, जो यूनिट थी, दैट वाज एल, ELLE, एल। जैसे अब हम स्टैंडर्ड वेट्स यूज़ करते हैं, हाँ, पूरी दुनिया में किलोग्राम्स यूज़ होते हैं, पूरी दुनिया में कपड़ा नापने के लिए मीटर यूज़ होता है, लिक्विड्स के लिए लीटर्स यूज़ होता है। लेकिन तब ऐसा नहीं था। अगर तुम्हें पता हो, जैसे इंडिया में भी सेर यूज़ होता था, लाइक 1 किलो 250 ग्राम्स वाला जो सिस्टम था, है ना, हर जगह फ़र्क था। तो ये ट्रेड के लिए अच्छा नहीं था। समझ में आया? तो इसी वजह से लाइक जितने भी लाइक जो उस वक्त स्टेट्स थे, उन्होंने, जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट ये 39 जो कॉन्फेडरेशन के जो स्टेट्स थे, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे, इन्होंने 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। ये प्रूशिया के इनिशिएटिव पे शुरू हुआ था और इसको जितने भी ये जर्मन स्टेट्स थे सब ने ज्वाइन कर लिया था, 39 स्टेट्स ने। इसके हिसाब से जो टैरिफ बैरियर्स, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया था और जो करेंसी थी वो 30 से 2 कर दी थी। इन्होंने 30 से 2 करेंसी को कर दिया था। समझ में आया? अब इसके अलावा अगर सामान आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? उस वक्त लाइक रेलवेज वर देयर, तो उन्होंने रेलवे का जो नेटवर्क है उससे इंक्रीज कर दिया था, जिससे कि सामान और बेटर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो ये भी आप क्या देख रहे हैं, अब उन्होंने कस्टम बैरियर्स हटा दिए, सॉरी ट्रेड बैरियर्स हटा दिए। ये 39 जो कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे। समझ में आया? तो क्या हो गया इनका? इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। अभी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का मतलब बिजनेस के पर्पज से, ट्रेड के पर्पज से ये सारी जगहें एक हो गई। इन्होंने करेंसी को 30 से 2 कर दिया। अगर अब कहीं पे भी जाने से, जहाँ पे ये 2 तरह की करेंसीज होंगी, टैरिफ बैरियर्स ख़त्म कर दिए, और रेलवेज, जिससे कि आराम से सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सके। अब बेटा देखो, ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो वाली लाइन आती है या लिबरलिज्म का मतलब आता है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने 3 तरीके से पढ़ा। इंडिविजुअल्स के लिए क्या मतलब था, पॉलिटिकल स्फेयर में और इकोनॉमिक स्फेयर में। ये कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में इकोनॉमिक स्फेयर में भी आ सकता है। तो इकोनॉमिक स्फेयर में तो हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स किए, दैट इज फ्रीडम ऑफ द मार्केट एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आता है तो उसमें हम ये ज़ोल्वेरिन वाला पार्ट भी लिख सकते हैं, और साथ में हम लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन से पहले इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो गई थी, इस तरह से। आर यू क्लियर विद दिस? समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन बेटा बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखोगे ये फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम्स में आता है। आज का जो हमने लाइक वीडियो किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आंसर यही है, इनफैक्ट यही एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। आ रही है मेरी बात समझ में? नाउ थैंक यू फॉर नाउ। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। और बेटा प्लीज़, अगर आपको यहाँ तक आप पहुँचे हो, इट मीन्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ ट्रेजर्स ऑफ सोशल साइंस, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बाय फॉर नाउ।